फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल कब से कब तक माना गया है। आपको अपभ्रंश भाषा के काल के बारे में बताना है कि अपभ्रंश भाषा का काल कब से कब तक माना गया है। ऑप्शन है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर क्या है। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जो काल है वह अपभ्रंश भाषा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। आपको बताना है कि जो हिंदी की उत्पत्ति है वह किस अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर है किस अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। आपको बताना है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। मागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, ब्राचर या फिर खस। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, सौरसैनी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सौरसैनी। हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। हिंदी भाषा का आरंभ बताना है कि कब से हिंदी भाषा का आरंभ हुआ है। ऑप्शन है 1500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से, 1800 ईस्वी से, या 1000 ईस्वी से। ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, हिंदी भाषा के आरंभ के बारे में बताना है। 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी या फिर 1000 ईस्वी। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 1000 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1000 ईस्वी इसके के लिए राइट आंसर होता है। हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता इनमें से कौन हैं। आपको इसमें संदेश रासक के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान और खुसरो। अब्दुल रहमान और खुसरो। तो संदेश रासक के रचयिता का नाम बताना है। अब्दुल रहमान और खुसरो, इनमें से कौन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान। ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान इसके लिए राइट आंसर है। संदेश रासक की जो रचयिता है वह अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि निम्न में से कौन है। आपको राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बताना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं। हिंदी के प्रथम कवि जो हैं वह अलग अलग माने गए हैं। हमें राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, शालिभद्र सूरी या मुंज कवि। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कौन है हिंदी के पहले कवि। तो इसके लिए होता है राइट आंसर, वह है ऑप्शन बी, सरहपा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना गया है। अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा निम्न में से किसकी कृति है। पाहुड़ दोहा निम्न में से किसकी कृति है। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है। ऑप्शन है हेमचंद्र, धनपाल, राम सिंह या पुष्पदंत। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, राम सिंह। ऑप्शन सी, राम सिंह जो है वह पाहुड़ दोहा के रचयिता है। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन हैं। आपको हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है शेख नवी, जायसी, मीर कासिम या फिर उस्मान। राइट आंसर इसके लिए राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मीर कासिम। ठीक है, हंस जवाहिर के रचयिता कौन है, मीर कासिम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो इसमें सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। जो इसमें सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी,
और लल्लूलाल प्रेमसागर। रचना है भाषा योग वशिष्ठ, रामप्रसाद निरंजनी ने इसकी रचना की है, तो यह सही है। नासिकेतु उपाख्यान, यह सदल मिश्र की रचना है, यह भी सही है। मुंशी सदाशिवलाल ने रानी केतकी की कहानी नहीं लिखी है, इसके रचयिता कौन है? मुंशी इंसाअल्लाह खां हैं। और लल्लूलाल की जो रचना है प्रेम सागर है, यह भी सही है। ठीक है, तो इसके आपको सुमेलित नहीं में आंसर देना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह कौन सा है? रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खां की रचना है, यह मुंशी सदाशिवलाल की रचना नहीं है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो गया, क्योंकि यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित निम्न में से है। आपको अपभ्रंश भाषा में जो लिखित रामचरित है उसके बारे में बताना है। इसकी भाषा मतलब रामचरित है, राम के चरित्र के बारे में लिखा गया है, यानी कि रामायण यह है, लेकिन इसकी भाषा जो है वह अपभ्रंश है। रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु या महापुराण, इनमें से कौन सी है जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है? तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, पौमचर्यु। पौमचर्यु यह किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामायण है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा है। कीर्तिलता की भाषा के बारे में बताना है। कीर्तिलता रचना किसकी है? विद्यापति की रचना है। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, और यह जो है इसकी भाषा आपको बतानी है। तो भाषा अवहट है, प्राकृत है, पाली है या संस्कृत है? इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, अवहट। कीर्तिलता की भाषा अवहट है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? अवहट, ऑप्शन ए अवहट इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि के बारे में बताना है। ऑप्शन में है स्वयंभू, हेमचंद्र, रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, स्वयंभू। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू जो है वह अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा के रचनाकार हैं। सत्यवती कथा, सत्यवती कथा के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है उस्मान, ईश्वरदास, रंजन या मंजन। इसमें से किसके द्वारा सत्यवती कथा लिखी गई है बताना है, और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ईश्वर दास। ठीक है, सत्यवती कथा किसकी रचना है? ऑप्शन बी ईश्वर दास इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, इनको सही सुमेल करना है। पद्मावत जयसी की रचना है, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद और मृगावती कुतुबन। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन किसके साथ मेल करता है, सही सुमेल करना है। तो देखिए, इसमें पद्मावत जयसी की रचना है, सही है। मधुमालती मंजन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, और मृगावती यह कुतुबन की रचना है। यह सारे ऑप्शन पहले से ही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। कीर्तिलता, विद्यापति, शब्दानुशासन हेमचंद्र, यह शब्दानुशासन है। ठीक है, द इसमें गायब हो गया, तो शब्दानुशासन हेमचंद्र, वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, पाहुड़ दोहा राम सिंह। आपको इसमें जो गलत है वह बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा गलत है। इसका जो राइट आंसर है जो कि गलत होता है वह है वर्ण रत्नाकर, यह दामोदर शर्मा की रचना नहीं है। वर्ण रत्नाकर जो रचना है वह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। बाकी कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, यह भी सही है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, यह भी सही है। और जो राइट आंसर मतलब कि जो गलत है, आपको क्योंकि गलत बताना है, वह है वर्ण रत्नाकर, वह दामोदर शर्मा की नहीं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण। अपभ्रंश के कौन कौन से भेद बताए हैं? नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण किसने दिए? किसके द्वारा यह भेद बताए गए हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हेमचंद्र, विद्यापति, लक्ष्मीधर, मार्कंडेय। इनमें से किसके द्वारा यह बताए गए हैं अपभ्रंश के भेद? नागर, उपनागर और ब्राह्मण।
तो राइट आंसर इसके लिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, मार्कंडेय। मार्कंडेय के द्वारा अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राह्मण दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करना है। और एक और है अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप है, दूसरी ओर है विकसित होने वाली भाषा। जैसे आता है आपका सौरसनी अपभ्रंश, इससे विकसित भाषा दी है ब्रजभाषा। मागधी अपभ्रंश, इससे दी है अवधी, अर्धमागधी पंजाबी, और पैसाची अपभ्रंश इससे दी है मैथिली। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेलित है, किस प्रकार आपको सुमेलित करना है। आप देखिए, अब इसका सही सुमेल देख लेते हैं कि कौन किसके साथ मेल खाता है। ठीक है, इसमें नंबर नहीं दिए हैं, मैंने किसी लिए सुमेल दिखा दिया है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है, मागधी अपभ्रंश से मैथिली भाषा का विकास होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी का होता है, और पैसाची से पंजाबी का। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से होता है, अवधी का अर्धमागधी से होता है, और पंजाबी का पैसाची अपभ्रंश से विकास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। आपको इन भाषाओं के कालक्रम के अनुसार बताना है कि इन भाषाओं का विकास किस क्रम में हुआ था, पहले किसका, फिर किसका और फिर किसका। तो इसके लिए हम देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत, अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत, या फिर अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत। और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। सबसे पहले विकसित भाषा थी संस्कृत, उसका अगला रूप आया पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, और उसके बाद जो अगली अवस्था थी वह हिंदी थी। इसीलिए हिंदी के सबसे अधिक निकट कौन सी भाषा मानी जाती है, अपभ्रंश मानी जाती है, और हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, यह भी इसका एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और अगर आपसे ये आता है कि इनमें से सर्वाधिक निकट हिंदी के कौन सा है, तो वह अपभ्रंश है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का विकास हुआ है। तो यह क्रम इसका सही क्रम हो गया, संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है। अब बताना है कि आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है। हर विद्वान के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, किसी ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है, किसी ने प्रारंभिक काल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, और आदिकाल नाम दिया है। जैसे कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल को आदिकाल नाम। जबकि इसको वीरगाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। ठीक है, तो आदिकाल को अब बाल्यावस्था के बारे में पूछा है आपसे कि बाल्यावस्था काल नाम किसने दिया है, तो आपको बताना है कि आदिकाल को बाल्यावस्था काल नाम किसने दिया है। ऑप्शन में है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल, मोहन अवस्थी और मिश्र बंधु। राइट आंसर बताना है, और राइट आंसर इसके लिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका पूरा नाम है। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इनके द्वारा आदिकाल को बाल्यावस्था काल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। अभी हमने पढ़ लिया है, बता दिया है इसके बारे में कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। और वैसे भी यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया गया था। और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, यह बताना है। तो आरंभिक काल के लिए ऑप्शन दिए हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और गारसा दत्तासी। इनमें से आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया। ठीक है, मिश्र बंधु के द्वारा आदिकाल को आरंभिक काल कहा गया था। और जो प्रारंभिक काल कहा गया था वह कहा गया था गणेश चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल गणेश चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया था। तो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, इसमें आरंभिक आता है और उसमें प्रारंभिक आता है। आरंभिक मिश्र बंधु है और प्रारंभिक है गणेश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय कब से कब तक मानते हैं। अब शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताना है। संवत 250 से 1375, संवत 250 से 1380, संवत 250 से 1385,
संवत 1050 से 1390। तो शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए होता है। 1050 से 1375 के काल को शुक्ल जी ने आदिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है कामता प्रसाद गुप्त, महेश दत्त शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक के लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, महेश दत्त शुक्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है, महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह की रचना की है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का नाम पूछा है, आरंभिक काल है, प्रारंभिक काल है, चारण काल है या बीजोपन काल है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, चारण काल। ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कहा गया है, आरंभिक काल कहा गया है मिश्र बंधु के द्वारा, प्रारंभिक काल कहा गया है गणेश चंद्र गुप्त के द्वारा, बीजोपन काल कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, यह कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, उदय नारायण तिवारी। राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव व विकास पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पाली भाषा का एक अन्य नाम है। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है यह बताना है। अभ्रंश है, प्राकृत है, मागधी है या फिर ब्राह्मण है। तो पाली भाषा का अन्य नाम क्या होगा? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मागधी। ऑप्शन सी, मागधी इसके लिए राइट आंसर है। जो पाली भाषा का अन्य नाम है वह क्या है? मागधी। अगला प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? राहु सांकृत्यायन के अनुसार सिद्धों की संख्या बतानी है। 80 है, 84 है, 86 है या फिर 88 है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर है 84। राहु सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84। और सबसे पहले सिद्ध माने हैं सरहपा। ठीक है, सबसे पहले सिद्ध सरहपा थे, सिद्धों की संख्या 84 मानी है। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। सरहपा पहले सिद्ध भी थे और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के बारे में बताना है कि यह रचना किसकी है। सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कान्हपा। तो दोहा कोश के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, सरहपा। दोहा कोश सरहपा की रचना है। किसकी रचना है दोहा कोश? सरहपा की रचना है दोहा कोश। अगला प्रश्न है, का तरवर पंचविडाल चंचल चाहिए पैठो काल। क्रा तरुवर पंचविडाल चंचल चाहिए पैठो काल पंक्ति किससे संबंधित है? आपको बताना है कि ये इनमें से किससे संबंधित पंक्ति है, किसने कही है। ऑप्शन में है सरहपा, सबरपा, कण्हपा और लुईपा। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, लुईपा। यह पंक्ति लुईपा की है। क्रा तरुवर पंचविडाल चंचल चाहिए पैठो काल, लुईपा की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, योगचर्या किसकी रचना है? योगचर्या किसकी रचना है? सरहपा, सबरपा, सरहपा, डोम्भीपा या फिर चरपटनाथ। तो योगचर्या के बारे में बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, डोम्भीपा। ऑप्शन सी, डोम्भीपा। योगचर्या जो रचना है वह डोम्भीपा की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार शैली निम्न में से किसके द्वारा अपनाई गई थी? आचार शैली इनमें से किसके द्वारा अपनाई गई थी? सिद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, नाथपंथ द्वारा या फिर रासो साहित्य में। तो आचार शैली के बारे में बताना है जिसने अपनाई थी और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, जैनियों द्वारा। आचार शैली जो है वह जैनियों के द्वारा अपनाई गई शैली है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन यूजफुल लगेंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही आगे भी क्लास में वीडियो में बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।
धन्यवाद।